हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1148 को। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है भाई? कई बार हो रखा है तो ये पता होना चाहिए। दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर है वो एलन ट्यूरिंग को नहीं बोलते हैं, एडा लवलेसा को बोला जाता है। एडा लवलेसा ने जो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज का जो एक मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर का नाम था आपके पास यहाँ पे क्या, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। इस एनालिटिकल इंजन में पहली बार इन्होंने एक प्रोग्राम डाला था साहब, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इन्होंने पहली बार इसमें एक एल्गोरिदम बनाई थी, और वो एल्गोरिदम चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर में डाली थी, इसलिए इनको जो है फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज सभी लोग जानते होंगे, इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपके पास कंप्यूटर का जनक बोलिए, वो कहा जाता है आपके पास चार्ल्स बेबेज को। ध्यान रखिएगा, एलन ट्यूरिंग भी आपके आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कुछ ट्यूरिंग मेथड ही कुछ अपनाए थे। आधुनिक कंप्यूटर का इन्हें जनक कहा जाता है। देखो, सिंपल फादर ऑफ कंप्यूटर आ जाए तो ये आपके पास हो जाएगा, और अगर आधुनिक आ जाए मॉडर्न डे ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर तो फिर एलन ट्यूरिंग उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। टिम बर्नर्स-ली आपके पास ये WWE जिन्होंने आपके पास बनाया था, WWE के जो है आपके पास जनक माने जाते हैं आपके पास टिम बर्नर्स-ली, और ये यहाँ पे बाकी कुछ और है नहीं। ऐसा भी माना जाता है जो WWE था ये पहला आपके पास जो है आपके पास वेब भी माना जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। सबसे पहला DOS, इसको हटाना, इसको लिखना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या हो जाएगा? ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। वायरस का वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्सेस, ये भी तो गलत है। ओके ठीक है, हमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है ओके, तो यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये बात आपके पास सही है। वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज ऐसा जो है आपके पास इसका फुल फॉर्म आता है, तो ये भी यहाँ पे समय रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड या आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, ये ऐसा आना चाहिए था। ये कैसा आना चाहिए था? ये आना चाहिए था वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से ये होना चाहिए था। अभी के लिए डी वाला सही हो जाएगा। राइट वंस रीड मैनी, यानी आप कितनी भी बार किसी चीज़ को मिटा सकते हैं, कितनी भी बार उसमें जो है चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो राइट वंस रीड मैनी जो है आपके पास इसका आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जानते हैं? इसको एक नाम देते हैं, इसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। यानी असल में ये जो वायरस है, या असल में देखा जाए एक मालवेयर ही है जो एक सही दिखने वाला सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन असल में उसके अंदर वो छिप जाता है, आपको पता नहीं चलता। आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर बैठते हैं जो आपको लगता है आपके काम का है, लेकिन असल में उसके पीछे जो है ट्रोजन हॉर्स आ चुका होता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? जो वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न कर देता है। मालवेयर खुद से ही फैलने वाली आपके पास चीज़ें होती हैं, किसी भी फाइल वगैरह के साथ ये फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है? बेसिकली जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है एक संतुलन बिठाने का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करता है, उनके काम करने के लिए इन्वायरमेंट तैयार करता है। और MS-DOS शुरुआती सॉफ्टवेयरों में आपके पास आता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टमों में आता है। और ये जो MS-DOS है इसको बोलते हैं करैक्टर यूजर इंटरफेस। शायद क्वेश्चन में यही है, अच्छा ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा? ये करैक्टर बोलो या इसको बोलो कमांड। यानी असल में इसमें जो है हम करैक्टर लिखते हैं या हम कुछ कमांड लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ऐड, तब जाके ऐड होगा। हम लिखते हैं आपके पास सब्ट्रैक्ट, तो तब जाके सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से हम लिखते हैं लोड, तो हम उसके लिए LD कमांड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मतलब जैसे नॉर्मली आप 1+2 करते हैं ना तो एडिशन हो जाता है, यहाँ ऐसे एडिशन नहीं होता है। यहाँ कमांड लिखनी पड़ती है, भैया ऐड लिखो, तब जाके कोई चीज़ ऐड होती है। तो इस तरीके से जो है इसमें चीज़ें आती हैं। बाकी इसके अलावा जैसे करैक्टर यूजर इंटरफेस में जैसे लाइनक्स होता है ना, लाइनक्स, तो लाइनक्स भी इस शुरुआती जो लाइनक्स था वो भी आपका इसी तरीके से था, यानी वो भी करैक्टर यूजर इंटरफेस था। लेकिन बाद में लाइनक्स आपके पास किस में चेंज हो गया? वो GUI में चेंज हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चेंज हो गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जिसमें आपके पास चित्र होते हैं। जैसे आज के मॉडर्न ज़माने के जो कंप्यूटर हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो आपने डाली हुई होती है उसमें आपके पास कैसा है, ये वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी उसमें ग्राफिकली आप चीज़ों को देखते हैं। माई कंप्यूटर का उसमें आइकन है, पेंट का आइकन होगा आपका, उसमें गूगल क्रोम का भी उसमें आइकन आपको मिल जाता है। ठीक, और ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। ठीक है, दूसरी बात MS-DOS से आपको क्या मिलता है, ये आपको जो है ध्यान रखना, ये जो है आपके पास क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये तो आपके पास क्लोज सोर्स है, कौन सा वाला?
MS DOS जो है आपके पास एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वहीं अगर लाइनक्स के बारे में बात करें तो लाइनक्स आपके पास कैसा हो जाता है, ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसका जो कोड है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन उसका कोड सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। कैसे बना हुआ ये पता नहीं चल पाता है। फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है, तो फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप हो जाएगा आपके पास क्या, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये इसका पूरा रूप होता है। ये बेसिकली गणितीय जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करने के काम में आता है। अब देखो कंप्यूटर थोड़ा ना आपकी गणित समझेगा ना, तो गणित को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास फार्मूला होते हैं उनको समझने के लिए, कंप्यूटर में उनको डालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो खोज है 1957 में की गई थी आपके पास, किसने की थी आपके पास, जॉन बैकस ने। ठीक है, तो जॉन बैकस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है इसको बनाया था भाई, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास कोबल भाषा आती है, सभी लोग जानते होंगे। कोबल जो है आपके पास किसने बनाई थी, आपके पास ग्रेस हॉपर साहब ने आपके पास बनाई थी। आपके पास बिजनेस पर्पज़ के लिए जिस भाषा को इस्तेमाल किया जाता है आपके पास कौन हो जाती है, कोबल हो जाती है। एक आपके पास सी भाषा होती है जिसको हम बात करते हैं, ये कौन किसने बनाया था इसको जो है आपके पास डेनिस रिची ने बनाया था। तो डेनिस रिची ने आपके पास क्या बनाया था, सी बनाया था। एक इसी तरीके से C++ आएगा, इसमें आपके पास स्ट्रूप करके जो है आपके पास नाम आ जाता है। तो यहाँ पे जो है C+ जो है इन्होंने यहाँ पे आपके पास बनाया था। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि हम किन चीज़ों के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, असेंबलर पहली बात क्या करेगा, ये आपकी असेंबली भाषा को क्या करेगा, ये असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को ये चेंज करता है आपके पास मशीनी भाषा में। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने का काम होता है असेंबलर का। असेंबली भाषा का मतलब यही वाला, जैसे हम बात कर रहे थे ऐड के बारे में, सबट्रैक्ट के बारे में, लोड के बारे में, ये आपके पास कुछ असेंबली भाषा है। तो इसको जो है मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, असेंबलर का होता है। लिंकर का काम क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं इन ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ने का काम करता है। ऑब्जेक्ट फाइल जोड़ने का काम, ये मान समझ लो कि जैसे कोई कंपनी के लिए कोई सामान बनता है ना, कुछ अलग अलग टुकड़ों में बनता है। तो जैसे मान लो कि कोई गाड़ी का सामान है तो उसका टायर कहीं कंपनी में बन रहा है, उसका जो है हेडलाइट कोई और बना रहा है, उसकी गद्दी कोई और बना रहा है, इंजन कोई और कंपनी बना रही है, एक कुछ इस तरीके से ओवरऑल फिर वो गाड़ी बन के आती है। इसी तरीके से आपके पास जो लिंकर होता है, ये लिंकर क्या काम करता है कि जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके अलग अलग छोटे छोटे जो फाइल्स होते हैं उसको जोड़ने का ये काम करता है। और जो लोडर होता है वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, ठीक है, देखो एक सोर्स प्रोग्राम होता है, क्या होता है, एक सोर्स प्रोग्राम होता है। यहाँ पे कुछ है, सोर्स प्रोग्राम को आपके जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है उसमें जो कन्वर्जन करने का काम करता है वो कौन करता है, ये कंपाइलर करता है। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम है सोर्स कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम। और इस ऑब्जेक्ट कोड को रखा जाता है आपके पास कहाँ पे, इसको रखते हैं हम हार्ड डिस्क पे। कौन से डिस्क पे रखते हैं, इसको हार्ड डिस्क पे रखते हैं। तो इस हार्ड डिस्क पर रखे हुए इस प्रोग्राम को मेन मेमोरी या जिसे हम कहते हैं रैम में जो लाने का काम करता है, वो काम होता है आपके पास किसका, वो काम होता है आपके पास यहाँ पे लोडर का। तो लोडर का काम क्या है, लोड करने का। लोडर का काम क्या है, हार्ड डिस्क में रखी ऑब्जेक्ट फाइल को मेन फाइल में या मेन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको लाया जाता है। तो यही तो बोला जिसने, ये है गौण मेमोरी। गौण मेमोरी का मतलब आपके पास वो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना, यानी मेन मेमोरी बोले तो आपके पास रैम में लेके आना उसको, उसमें लाने वाला जो सॉफ्टवेयर है या उसको लाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपके पास यहाँ पे लोडर इस काम को करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समवृत्त लूप बनाते हैं, यानी क्लोज लूप बनाते हैं। समवृत्त लूप का मतलब कुछ ऐसा होगा, एक इस तरीके से है, दूसरा इस तरीके से है, तीसरा इस तरीके से है, चौथा इस तरीके से, 1 2 3 4 ऐसा। एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, इधर है, इधर है। तो इस तरीके से जो है आपके पास एक क्लोज लूप होता है। और इस लूप को हम क्या बोलते हैं, इसको रिंग टोपोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी कुछ अलग होगी। स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है और हब के साथ अलग अलग जो है कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पास हब हो गया। ट्री टोपोलॉजी बहुत सारी टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है, ये समझना। बस टोपोलॉजी में सिंपल सा एक वायर होती है और इस वायर के साथ जो है आपके पास बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। हर चीज़ का कोई फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। ये आपके पास जो है कंप्यूटर को ऐड करने का, नेटवर्क के साथ जोड़ने का जो है एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्लोज लूप किस में बनता है, रिंग टोपोलॉजी में बनता है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई वायर में तो भैया पूरे सिस्टम में ही आपके प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा इसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये
क्यू बेसिक हो जाएगा। ये क्यू बेसिक आपके पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें जो है हम बेसिकली प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे जो बिगिनर होते हैं ना, बिगिनर, उनको क्यू बेसिक पे सिखाया जाता है। एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरीके से अगर प्रोग्रामिंग सीखनी किसी को तो इसके ऊपर जो है बेसिकली सिखाया जाता है। तो यहाँ पे बाकी का ये कुछ और नहीं, अब बेसिक, आर बेसिक, ये कुछ भी नहीं है। क्यू बेसिक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे जो आपके पास प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आप एक नदी के किनारे पीट करके खड़े हैं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु आपकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है तो आपकी पीठ किस दिशा में? ध्यान रखना, नदी कहाँ से बह रही है? पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। इसका मतलब जो नदी है वो नदी कहाँ से कहाँ बह रही है? वो नदी भाई साहब आपके पास यहाँ से इस तरह बह रही है, ठीक। तो ये आपके पास पश्चिमी छोर हो गया, या आपके पास पूर्वी छोर हो गया। तो ये पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी छोर है। अब इस नदी में जो ये नदी बह रही है आपकी, इस नदी में आपको क्या बोला, आप खड़े हो ना, एक नदी के किनारे पे खड़े हो। इसका मतलब आप या तो ऊपर खड़े हो या तो नीचे खड़े हो, ये दो तरीके से हो सकता है। पानी स्वतंत्र रूप से बह रहा है, पश्चिम से इस तरह बह रहा है। यदि बहती हुई कोई वस्तु आपकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, अब देखो इसने बोला जो वस्तु है वो कहाँ जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब नदी यहाँ जा रही है तो मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपके पास एक कश्ती है, तो ये कश्ती आपके पास कहाँ से किस तरफ जा रही होगी? ये कश्ती कहाँ से कहाँ जा रही होगी भैया? पश्चिम से पूरब की ओर जा रही होगी ना। तो देखो आप, इसने बोला आपके ना बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, इसका मतलब आप कहाँ खड़े हो, पहले तो ये बात समझना। तो यहाँ से मेरा बायां होगा, सिंपल सी बात है। तो बायां है, ये मेरा दायां है, इसका मतलब ये यहाँ से इस तरफ आ रही है, तो मेरा मुंह ना इस तरफ होगा। इस तरफ बोले तो ये मेरा मुंह ऊपर की तरफ है, कहीं ऊपर बोले तो आपके पास ये उत्तर दिशा की तरफ मेरा मुंह होगा। ये है मेरा समझने की बात यहाँ पे ये है। तो आपकी पीठ किस दिशा में होगी? तो भैया जब मुंह उत्तर की तरफ है तो पीठ मेरी दक्षिण की तरफ होगी ना। सिंपल सी बात है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि क्या मैं बोल रहा हूँ? अगर ये बात समझ में आ रही तो वेल एंड डन है। अगर इतनी बात भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो भैया फिर आपको जो है थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियाँ क्रमशः 18 मिनट, 24 मिनट, 32 मिनट पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ शुरू होती तो पुनः किस समय पर आएंगी? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें एक तरीका होता है। तरीका क्या है? जैसे 18 हो गया, 24 हो गया और 32 हो गया, इनका हमें लेना होता है एलसीएम, लघुत्तम समावर्ती जिसे कहते हैं। अब देखो एलसीएम लेना बचपन में सीखा, नहीं सीखा तो देखो मैं बचपन वाले तरीके से एक बार सिखा देता हूँ। अगर थोड़ा सा पकड़ पाओ चीज़ों को तो वेल एंड डन है, अगर नहीं पकड़ पाओगे तो थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इनको निकाला कैसे जाता है, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। नॉर्मल तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करने का काम करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे साहब? देखो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करने का काम करते हैं। 2 1 जा 2 होता है, 2 6 जा आपके पास 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा आपके पास 8 होता है। फिर वापस से 2 से करेंगे। 2 8 जा यहाँ पे 16 होगा, 2 6 जा 12 होता है। अब 9 नहीं जाता तो 9 को ऐसे लिखो। फिर वापस 2 से इसको डिवाइड करो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 9 को हम ऐसे लिखेंगे। अभी भी ये डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है। वापस से 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4 हो गया, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 9 को ऐसे रहने दो। वापस से 2 से डिवाइड करो। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा तब तक करते रहो। ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होता है। वापस अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी अब फाइनली हम एक काम करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा। अब थोड़ा इसको लिखते हैं। देखो 32 3 जा करना है हमें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 × 3। तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 96 होगा। बहुत सिंपल है। और 96 को 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 288 यानी 288 मिलेगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही? यानी वो कब एक साथ वापस आएंगी, तो ये 288 मिनट के बाद वापस आएंगी। 288 मिनट का मतलब क्या हो गया पहले तो वो समझना है। देखो 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है, यानी 4 घंटे आपके पास कितने हो गए, 240 मिनट के हो गए, ठीक है। 240 मिनट और 240 में आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ, यानी 48 मिनट और आगे आ जाओ, यानी 240 + 48 मिनट और आगे आ जाओ, यानी 4 घंटे 48 मिनट। इसका मतलब कोई अगर 8 बजे बज रही है तो यानी वो 4 घंटे 48 मिनट यानी 12:48 में वापस से जो है आपके पास एक साथ बजेंगे। समझ में आई बात सभी के? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्थान बी की स्थिति स्थान ए के उत्तर में है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले जरा इसको जरा समझना। 135 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्थान बी की जो स्थिति है वो स्थान ए के
उत्तर में है। ठीक, अब हम कैसे मानेंगे इसको? हमने कहा साहब एक हमारे पास स्थान बी है, तो हमने ये बी मान लिया। जो इस बी की स्थिति है वो ए के उत्तर में, इसका मतलब ए हमारे पास कहाँ होगा भाई? ए अपने पास यहाँ होने वाला है, तो ए का उत्तर हमने बी को ऐसे मान लिया। और स्थान सी की स्थिति स्थान ए के पूर्व में है, तो ये ए के पूर्व में हमने मान लिया आपके पास स्थान सी की स्थिति, ये हमने ए के पूर्व में इसको मान लिया। ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया। स्थान बी की जो स्थिति है ए के उत्तर में है, ठीक है, और स्थान सी की स्थिति स्थान ए के पूर्व में। ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी बोला इसने भैया आपका ये 5 किलोमीटर है, तथा ए से सी की दूरी बोला 12 किलोमीटर है। ए से सी की दूरी 12 किलोमीटर है, इसका मतलब इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। चलो, तो ये 12 हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये सी हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। तो स्थान बी और सी की न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी हमें अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी। ये सिंपल से जो है आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट बने, ये आपके पास बन गया समकोण त्रिभुज ऐसे, यानी आपके पास ये 12 दिया है, आपके पास ये 5 दिया है, तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पे जो है एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और इसका जो है आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं? सिंपल सी बात है, बी सी का जो स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन होता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 144 बोलते 144, यानी ये कितना बना आपके 169। अब देखो ये बी सी का जो स्क्वायर है ना 169 आ रहा है, ये स्क्वायर है 169, इसका मतलब ये ऐसा हो गया भाई जिसको इतनी छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती ना भाई, तो यार अपने हिसाब से जो है चीज़ें करते रहा करो भाई। 169 को हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जो BC की वैल्यू आती है वो फाइनली कितना आती है 13 आ जाती है। यानी बहुत सिंपल सी बात, कहानी ये है कि हमें ये देखना है कि जो 169 है, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम से जो फाइनल आंसर आ रहा है वो असल में किसका हमारे पास किसका स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 169 का जो है आपके पास 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाता है। चलिए 136 देखते हैं। 136 कह रहा है यदि किसी भाषा को टूर को ये लिखते हैं, क्लियर को लिखते हैं। देखो ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसे आ जाए पहले को ये कहते हैं, दूसरे को ये कहते हैं, तीसरे को क्या कहा जाता, पहले को ये कह रहे हैं, दूसरे को तीसरे भी कह दिया। अभी तो हमने फाइनल लिखा ना लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से चलता है, इनमें से ही मिल जाएगा। एस को 9 बोला गया है तो एस को 9 लिख लो यहाँ पे। सी को क्या बोला गया है, सी को 5 बोला गया है तो सी को यहाँ 5 लिख लो। यू कहाँ है, इधर है। यू को 3 बोला गया है तो यू को 3 लिख लो। एल किधर है, एल को 6 बोला है तो एल को 6 लिख लो ऐसे। पी किधर है, पी को 0 बोला है तो पी को 0 लिख लो यहाँ पे ऐसे। अब देखते रहो क्या कुछ बनना है। 95 360 किधर है, देखो 95 360 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब कुछ सेम है। थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्या आगे वाला क्या बनेगा, हमारे पास टी है, टी का मतलब कितना है भैया, इस टी का मतलब यहाँ पे 1 है तो टी का मतलब अभी भी 1 ही होगा। अब यू आर ही लास्ट बचा हुआ है, यू कहाँ पे है, यू को 3 लिखा गया है तो यू को हम वापस से 3 लिखेंगे। आर को क्या लिखा गया है यहाँ पे, आर को लिखा गया है 4, तो 34 किधर नजर आ रहा है, ये वाला ना, तो ये आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो कभी भी ऐसे सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग के चेक भी क्या ही करने ना, लास्ट के चेक कर लिया करो, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट ग्रुप सी में भरपूर समय होता है, तो चाहो तो अपने हिसाब से ऐसा भी कर सकते हो, और सीखने वाले जितने हैं भैया ऑनलाइन तो उन्हीं के लिए वीडियोज़ डालते हैं जो सीख रहे हैं, ताकि जो है दिक्कत ना हो किसी को। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसको हम बहुत आसान है, ये एक स्क्वायर बॉक्स की तरह आपको नजर आएगा, और नहीं भी नजर आ रहा है तो पहले 1 1 वाले काउंट कर दो, या तो इसको ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 × 2 16 हो जाएगा इसमें, या तो इसको ऐसे करो, या अगर किसी को जो है ऐसे समझ नहीं आ रहा है वो दूसरे तरीके से क्या कर सकता है, वो 1 1 1 करके भी काउंट कर सकता है। 1 वाला मतलब इस तरीके से, पहला ट्रायंगल ये बना इस तरीके से पहला, फिर दूसरा हमारे पास कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, तीसरा अपने पास ये बनेगा, चौथा अपने पास ये वाला बनेगा, पांचवा ये बनेगा, छठा ये बनेगा, सातवां ये बनेगा, आठवां ये बनेगा, यानी एक वाले हमारे पास ट्रायंगल 8 आए। ठीक है, अच्छा अब 2 2 वाले ट्रायंगल समझना, बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें इंसान फंस जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा, लेकिन ये इस दोनों को मिला के बनेगा। 2 वाले देखते रहना, इनको मिला के एक, इसको मिला के नहीं बनेगा, लेकिन इसको मिलाएगा बनेगा। ठीक है, 3 हो गए, फिर वापस इसको मिला के, नहीं ये नहीं बनेगा भैया, मैंने गलत कर दिया। देखो कभी गलतियां हो जाती हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले इनको मिला के बना 1, फिर इन दोनों को मिला के बना 2,
फिर इन दोनों को मिला के बना 3, फिर इन दोनों को मिला के बना 4, यानी 2 वाले कितने हो गए आपके पास 4, 8 और 4 कितने हो गए 12। ठीक है, अब हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ और क्या कर सकते हैं हम, क्या हम 3 चारों को मिला के कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 1 2 3, 3 और 4, एक तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से एक ऊपर से हो जाएगा चारों को मिला के 2, एक इस तरीके से यहाँ ऐसा हो जाएगा 3, और एक फाइनली जो है ये वाला हो जाएगा 4। इन चारों को मिला के 1 2 3 4, 4 को मिला के, यानी 4 को मिला के हमारे पास कितने आ गए 4 आ गए। यानी टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ फिगर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 16 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ फिगर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 138 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 138 कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। ठीक है, तो बनाओ इसको, नीता का क्रम बाएं से 15वां बनाओ। तो हमने एक पंक्ति बनाई, कुछ ऐसे पंक्ति बनाई। इस पंक्ति में हमने क्या किया, नीता का क्रम जो है आपके पास बाएं से 15वां किया। तो नीता को जो है यहाँ पे मैंने नीता बनाया और नीता को जो है बाएं से मैंने 15वां करवाया। तो नीता बाएं से हो गई 15वां। ठीक है, यदि वह 4 स्थान दाएं ओर खिसक जाती है, 4 स्थान बोले तो 15 के बाद 16 17 18 19 20, तो मतलब यहाँ से देखा जाए तो नीता अब हो गई 20वीं पोजीशन पे। ठीक, जब वो इधर खिसक रही तो दाएं सिरे से ये 8वां हो जाती है, यानी असल में अब इसका जो है यहाँ से तो इसका अब 8वीं पोजीशन हो गई और इधर से इसकी अब 20वीं पोजीशन हो गई, यानी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। पंक्ति में कुल कितने हैं, जब भी मुझे किसी भी व्यक्ति का राइट और लेफ्ट से पता चल पाता है कि राइट से इतने लोग हैं, लेफ्ट से इतने लोग हैं, तब उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है। टोटल में हम क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट करते हैं और -1 करते हैं, यानी 20 + 28 -1, यानी 20 + 8 -1 कितना हो गया 27, यानी 27 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने वाले हैं। 139, एक सुबह एक व्यक्ति ने यात्रा करते हुए सूर्य को अपने दाईं ओर उगते देखा, वह थोड़ा चलकर दाएं मुड़ जाता। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिशाएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं। सुबह का टाइम है तो सूर्योदय मतलब आपका यहाँ होगा, मतलब सूर्य उदय यहाँ होगा, सूर्य इधर ढलेगा। जब भी सूर्य यहाँ से आपके पास उदय होता है तो छाया हमेशा ध्यान रखो आपका इस तरफ पड़ने वाली है। एक सुबह एक व्यक्ति ने यात्रा करते हुए सूर्य को अपनी दाईं ओर उगते देखा। अगर कोई व्यक्ति सूर्य को अगर दाईं ओर उगते देख रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो ऊपर से तो नहीं आ रहा होगा। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो दायां उसका फिर इधर होगा, यानी वो पश्चिम की तरफ होगा दायां। ऑब्वियस सी बात है, ये व्यक्ति जो है आपका इस दिशा में होगा, तभी इसका जो दायां हाथ है वो इस तरफ है, तब वो दाएं तरफ सूर्य को उगते हुए देख पा रहा है। वह थोड़ा चल रहा है, यानी वो थोड़ा चला ऊपर, फिर ऊपर चल के वो दाएं मुड़ा, यानी दाएं मुड़ने का मतलब वो ऐसे मुड़ा, तो अब उसकी परछाई कहाँ बनेगी। यानी कोई भी व्यक्ति जो है सूर्य के सामने अगर खड़ा है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनती है, यानी ऑप्शन सी इसके सामने, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि पीछे जो है उसके आपके पास परछाई बनेगी। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, लास्ट सवाल है आज का, इसको देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है व तीसरी से 3 गुनी है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब देखो, एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो आपके पास ये है। अगर इसको ऑप्शन से अगर सॉल्व ना करो तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि मैंने जो है पहली संख्या को मैंने माना, मान लो कि पहली संख्या आपके पास 3x है, ये मेरी पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या इसने क्या बोला, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी हो गई, यानी 3 का डबल कितना हो गया, 3 का डबल हो गया आपके पास 6x। तीसरा इसने क्या बोला, दूसरी संख्या पहली की तो 2 गुनी है और तीसरे की बोला 3 गुनी है, यानी तीसरे का 3 गुना है ना। दूसरी संख्या 3 गुना मतलब तीसरी संख्या मेरी 2x होगी, क्योंकि भैया अगर ये दूसरी संख्या 6x है तभी तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरी दूसरी संख्या तीसरे के 3 गुना होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ऐसे बनेगा, पहला दूसरा तीसरा। अब इनका औसत है 44। औसत का मतलब इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 3x + 6x + 2x अपॉन में 3 हो जाएगा और औसत है तो मतलब ये 44 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 11x हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 = 12, 4 3 = 12 और एक 14, ऐसे होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 11, 12 13 14 32। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे नहीं आएगा। चलो कुछ शायद मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हूँ। 3x + 6x कुछ नहीं आ रहा है इसमें ना, 12 13 14। चलो देखते हैं एक बार इसमें क्या कुछ गलती तो नहीं हुई है। 3 4 = 12 हो गया, 3 4 = 12 और 13, तभी तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ क्या होगा इसमें। ये 132 हो जाएगा, ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी होगा, 11 × 11 हो जाएगा, 11 2 आपके पास 22 हो जाता है, यानी x की वैल्यू आई 12। अब इसमें जरा x की वैल्यू यहाँ पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 36 आएगा, 12 3 36। x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 72 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें देखना था सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो 72 सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे C इसका आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। ये कैसे, ये वाला अगर सीख गए ना तो सारी चीज़ें हो जाती है। वैसे तो ऑप्शन से भी आ सकता है, लेकिन फिर वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो तरीका आपको आता है उस तरीके से क्या करो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।